हेलो एंड वेलकम। मैं साहिबा निर्दोष स्वागत करता हूं आपका हमारी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश क्लासेस की एक सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स को सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन में ग्रामर की जरूरत है और किस तरह हम अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन के द्वारा अपने जो आंसर्स हैं उनको लिखने में ग्रामेटिकल एरर्स को लगभग खत्म कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंसेस क्या हैं और क्या है यूज टेंसेस का। तो आइए समझते हैं कि टेंसेस है क्या। बहुत आसान भाषा में हम कोशिश करेंगे समझने की। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको अपलोड कर देंगे वीडियो नया बनाकर। तो आइए समझते हैं कि टेंसेस क्या है। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि हमने कई बार सोचा है, समझा है और हमने सुनने को मिलता है, अलग अलग ग्रामर की बुक्स में भी पढ़ते हैं कि टेंसेस की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई होती है। तो एक्चुअली टेंस एक वर्ड है जो लैटिन भाषा के टेम्पर्स वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टाइम। यस, टाइम। लेकिन टाइम और टेंस में क्या कुछ डिफरेंस है? यस, क्योंकि टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। लेकिन अगर हम टेंस में लें तो टेंस हमें दोनों चीजों को दिखाता है, स्टैटिक फॉर्म भी दिखाता है एक्शन का और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी दिखाता है। तो इसीलिए हमने देखा है टाइम क्या स्टेट है, क्या वर्ब है, एक्शन है या फिर टाइम है। तो आप समझने की कोशिश करें कि अगर आप टेंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ब क्या है। यस, वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। वो वर्ड्स जो एक्शन को दिखाते हैं हम उनको वर्ब्स कहते हैं। तो यस, की टाइम हमारा एक्शन वर्ब है। टेंसेस में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा होता है वर्ब्स का। अगर हमें वर्ब्स पे कमांड है, अगर हमें वर्ब्स की फॉर्म्स याद हैं तो हमें टेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही इजी रूल्स है इसके, हम बड़े आसानी से सीख लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि टेंसेस को किस तरह से हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, टेंसेस को हमने मेन 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हम आज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो एक्शन हमारे कंट्रोल में है, जिन एक्शंस को हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट एक्शंस होते हैं, वही प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो ये मेरे सामने हो रहा है, मैं इसमें मेरा कंट्रोल है इस पे, मैं कहीं जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट है। और पास्ट हमारा वो टेंस है जो कि बीत चुका है, वो एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे पास्ट टेंसेस में आते हैं। और फ्यूचर टेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं या कयास लगा सकते हैं, इसीलिए ये एक फ्यूचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो एक्शन जो अभी शुरू नहीं हुआ है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस टेंसेस को भी हमने फर्दर और 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर द फर्दर सिंपल अंडरस्टैंडिंग विल अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट टेंस को ही ले लेते हैं हम। तो प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आप ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस को हम भाग में डिवाइड, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से बाकी के 3 पास्ट को भी हमने इसी तरह से डिवाइड किया है, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर को भी सेम, बहुत सिंपल है, सेम सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेंसेस में वर्ब किस तरह से काम करते हैं और टेंसेस के क्या रूल हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमको ये जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो आइए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। वो एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं जिनका एंड और स्टार्टिंग डिफाइंड नहीं होते, जिनका एंड और स्टार्टिंग डिफाइंड नहीं होते। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ टेंस इन विच द वर्ब स्टार्टेड और एंडेड इज नॉट
डिफाइन। यस, वर्ब का स्टार्टिंग और एंड डिफाइन नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। अब हमारा यहां पे एक्शन वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा गो, कि मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन मैं कितने बजे स्कूल जाता हूं, किस टाइम स्कूल जाता हूं और कब तक स्कूल जाता हूं, हमारे एक्शन का इसमें टाइम दिया ही नहीं गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ते हैं ग्रामर, तो हमें बताया जाता है कि जिन शब्दों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लेकिन ठीक है, ये रूल तब तक के लिए तो ठीक है अगर हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करके लिखते हैं, या फिर हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में समझते हैं, तब ठीक है। लेकिन अगर हम थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम की बुक में ही ग्रामर पढ़ रहे हैं, या फिर कोई इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हिंदी में तो नहीं लिखा होगा ता है, ती है, ते है। तो क्या पहचान है जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमें उसके रूल्स के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए देखो, पहली इसकी पहचान है कि इट शोज यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एंड सेकेंडली इट शोज हैबिचुअल ट्रूथ, लाइक देव गोज टू मार्केट एवरी डे। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है और हैबिचुअल ट्रूथ क्या है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम उन एक्शंस को कहते हैं जो यूनिवर्सली सेम रहते हैं, कहीं पर भी बदलते नहीं हैं। जैसे कि इंडिया में भी वही एक्शन होगा, अमेरिका में भी वही होगा, मेरे घर पर भी वही एक्शन होगा और आपके घर पर भी वही एक्शन होगा। वो एक्शन किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, वो ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। जैसे हमने देखा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मेरे यहां भी सन ईस्ट में ही राइज होता है और दुनिया में हर जगह ईस्ट में ही राइज होता है। हैबिचुअल ट्रूथ वो ट्रूथ या वो एक्शंस कहलाते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देव गोज टू मार्केट एवरी डे, अभी देव मार्केट जाता है, मे बी कल को जाना बंद कर दे, कल को ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे या कुछ भी करने लगे। तो ये एक पहचान है। और दोस्तों, मैं सबसे बड़ी पहचान बताना चाह रहा हूं आपको इस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और यस, जब भी आप देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये टेंस आपको बहुत परेशान करता होगा। कहां एस लगाएं, कहां ई एस लगाएं, किस वर्ब के साथ क्या लगना है। इसका बहुत सिंपल रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसकी ये पहचान है। देखिए कि आइडेंटिटी 2 इसमें हमने लिख रखा है कि इसकी क्या पहचान है। मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब इसमें यूज होती है V1। यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES। तो ओनली V1 विल बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कि हम S और ES तब नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ V1 ही हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें हमने रीड है हमारी मेन वर्ब, इसके साथ हमें S और ES कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि S और ES फिर लगता कहां है। तो देखिए, V1 प्लस S और ES विल बी यूज्ड इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाएंगे। किस टेंस में लगाएंगे? किस टेंस में लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। और कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस में लगाएंगे? अफर्मेटिव में, जैसा कि मैंने अभी बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और आगे हम इसके रूल्स भी अभी सीखेंगे। पहले ये रूल याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मुकुल रीड्स इंग्लिश। मुकुल इंग्लिश पढ़ता है, तो अभी तो हमने प्लूरल था तो रीड लगा दिया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, मेन वर्ब लगा दिया। लेकिन यहां पे लिखा है मुकुल रीड्स इंग्लिश,
और अगली ही लाइन में लिखा है ही गोज टू मार्केट, यानी कि मुकुल इंग्लिश पढ़ता है और वो मार्केट जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां पे गो के साथ हमने ES लगाया और यहां हमने सिर्फ S लगाया, तो ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया कि सर हम तो ये समझते थे, कई बच्चे समझते भी है, कई स्टूडेंट यही समझते हैं आज भी कि प्लूरल के साथ S लगता है, सिंगुलर के साथ ES लगता है। मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वंस अगेन नोट डाउन, जॉट डाउन कि प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। S और ES दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल सेंटेंस में यूज नहीं होते अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब ये दोनों यूज होते हैं। फिर इनका रूल क्या है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर दोनों ही सिंगुलर है तो कहां S लगाएं और कहां ES लगाएं? तो समझने वाली बात है, सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल रूल है, रूल ऑफ एडिंग S और ES टू V1। और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर वर्ब का एंड होता है इन लेटर्स के साथ, इफ verb ends with S, H, O, X or Z, if verb ends with S, H, O, X or Z, सिंपली हम याद करने के लिए उसे शॉक्स Z या शॉक्स Z बोल देते हैं। तो अगर कोई verb का एंड होता है S, H, O, X या शॉक्स Z लेटर्स के साथ, तो हम उसमें ES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बड़ा आप इसको समझ लीजिए कि S, H, O, X, Z जब भी वर्ब के एंड में एक भी लेटर आता है इनमें से तो हम ES लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक और रूल देखिए, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी कैन नॉट एड S और ES with first from the verb, which I have already told you. So we do not add S or ES in case of negative और interrogative sentences. ये भी बहुत जरूरी है, ये सीख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें S, ES नहीं लगाते, सिर्फ V1 लगाते। इंटेरोगेटिव है उसमें भी हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, हम आगे जब ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये रूल बहुत बहुत जरूरी है। शॉक्स Z याद कर लीजिए, शॉक्स Z। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पहचान इसकी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन सी यूज होती हैं? याद रखिए, डू और डस। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं दो। कौन कौन सी हैं हेल्पिंग वर्ब इसकी? डू और डस। बहुत सिंपल है, डू हमारी यूज होती है प्लूरल के साथ और डज यूज होती है सिंगुलर के साथ। क्या प्लूरल? सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट डिफाइन करता है कि कौन सी फॉर्म यूज होगी हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, जैसे ही डज नॉट प्ले एवरी डे। बट याद रखने वाली बात यह है, बहुत से बच्चे कर देते हैं जैसे सर आई डू गो। नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ यूज होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब ही यूज होती है। हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने समझा कि सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का यूज किया कि ही डज नॉट प्ले एवरी डे, वो रोजाना नहीं खेलता। और दूसरे में दे क्या है? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डज यूज करेंगे? नहीं, अभी हमने समझा कि प्लूरल सब्जेक्ट होने पे हम डू का यूज करते हैं। दे डू नॉट प्ले, एक्शन वही है, वर्ब वही है, प्ले खेलना, लेकिन क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है सब्जेक्ट, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। तो बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि हमारा वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का नेचर किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो उसमें मैं ये सब चीजें डिटेल से बताऊंगा।
तो अभी हम क्योंकि टेंसेस पे फोकस कर रहे हैं और टेंस बेस्ड है एक्शन पर, वर्ब पे, हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ही वर्ब पे बेस्ड होता है। तो टेंस को समझने की कोशिश करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्ब को भी समझना पड़ेगा। तो वर्ब को समझने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? वर्ब्स। क्या आना जरूरी है? वर्ब्स। तो वर्ब्स की 3 फॉर्म मेन होती हैं, 4 भी दिखाते हैं आईएनजी फॉर्म लगा के लोग। तो इसको आप एक चार्ट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से या आपकी किसी भी ग्रामर की बुक में ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बड़े अच्छे से दी होती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बार बार एक एक वर्ब का रूल याद करने की इस वर्ब को ऐसे चेंज करने में ये रूल लगेगा, इस वर्ब को ऐसे चेंज करने में ये रूल लगेगा। इससे अच्छा है आप एक चार्ट उठाइए और 2-3 बार उसको पढ़ डालिए, याद कर लीजिए। हम सबको हमारे टीचर बचपन में यही सिखाते थे कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करके आओ, और उससे बहुत इजी हो जाता है आपका सेंटेंस बनाना। आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, कहां फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहां सेकंड फॉर्म लगेगा, कहां थर्ड फॉर्म लगेगा, एंड सेंटेंस इज डन विदाउट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि बेस फॉर्म और सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम कॉमनली इसको। क्या है? अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वॉज, वर, बीन, बियर, बोर, बॉर्न। इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा टेंस वर्ब्स को याद कर सकते हैं, और याद कर ही लीजिए, कर सकते हैं का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें टेंसेस पे कमांड बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेंटेंस मेकिंग में कोई गलती ना हो, तो वर्ब की फॉर्म्स याद करना इज मस्ट। और हम इन रूल्स को सीखेंगे कि कैसे वर्ब्स को याद करना है। तो हम सेंटेंसेस में पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, वो भी सीखेंगे। और हम 6 तरह के सेंटेंसेस को सीखते हैं। तो आइए एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस हम खुद बनाकर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन का डूअर, जो एक्शन कर रहा होता है, सब्जेक्ट। और V1 लगेगा सिर्फ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो S और ES भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। S या ES में से कौन सा लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है? तो ये अभी अभी हमने SHOXZ के रूल में जाना कि अगर हमारी वर्ब का एंड SHOX या Z के लेटर से होता है तो हम EX लगाएंगे। प्लस में एज सिंपल एज दैट आप ऑब्जेक्ट रखिए, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, और फुल स्टॉप लगा दीजिए अफर्मेटिव। जैसे मैं एक चीजें कुछ भी हम ले लेते हैं कि रवि दिल्ली जाता है, तो रवि फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और उसके साथ क्योंकि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट रवि, इसलिए रवि के साथ हमारा क्या लगेगा? SAES। तो SES में से हम क्या लगाएं भैया, क्या लगाएं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम रूल में देखते हैं। हमारा रूल क्या था? SHOXZ। क्या हमारे वर्ब का एंड इनमें से किसी लेटर आ हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो ES लगाएंगे। रवि गोज टू दिल्ली, बहुत सिंपल है, हमको ये आ गया, रवि गोज टू दिल्ली। लेकिन अगर होता ये रवि खाना खाता है, रवि ईट दी फूड, तो क्या हम S या ES लगाते? उनमें देख लेते हैं भाई साहब, S नहीं, H नहीं, O नहीं, S नहीं, Z नहीं, T है, तो हमको लगाना क्या होता? S लगाना होता, ES नहीं। तो रवि ईट्स द फूड हो जाता, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो कैसे होता? मैंने क्या बताया था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी में, सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़कर। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है? डू और डज एज पर दी सब्जेक्ट, वेदर इट इज प्लूरल और सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप जो भी है। जैसे अभी हमने लिया रवि दिल्ली नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट कौन है? रवि। रवि सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब में, तो डज आएगा। डज नॉट, वर्ब क्या है? गो टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें हमें एस और ई एस का कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्दर हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि डू पहले से ही एक वर्ब भी होता है, इसी से हेल्पिंग वर्ब हमारा डज बना है, तो ई एस तो हमने इसमें लगा ही दिया, तो दोबारा ई एस लगाने की वर्ब में जरूरत है ही नहीं। इसलिए यहां पर हम सिंपल वर्ब का फॉर्म रखेंगे। शॉक्स दैट का फॉर्मूला हमारा सिर्फ अफर्मेटिव में काम आएगा। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो सेंटेंस का टाइप भी देख लीजिए, तभी एस ई एस लगाइए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंटेरोगेटिव का। याद रखिएगा दोस्तों बच्चों कि सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव में आता है WH फैमिली है, तो WH फैमिली अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब। पहले हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमारा एस ई एस का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये गलती कभी मत करिएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन मार्क। तो क्या रवि दिल्ली जाता है? सिंगुलर है। डज रवि गो टू दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, तो अगर प्लूरल होता, तो अगर हम बोलते क्या लड़के दिल्ली जाते हैं, तो क्या हो जाता? डू बॉयज गो टू दिल्ली, डू बॉयज गो टू दिल्ली। ओके, तो इसी तरह हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी एक बना लेते हैं, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा अलग से। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? अब ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, और नेगेटिव भी है, इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो आइए, इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद नॉट आएगा। याद रखिएगा ये रूल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है। तो जैसे कि क्या रवि दिल्ली नहीं जाता है, तो डज रवि नॉट गो टू दिल्ली, डज रवि नॉट गो टू दिल्ली, क्या जरूर रह गया हमारा? क्वेश्चन मार्क। बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी है। हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल ले लेते हैं हम, सम सेंटेंसेस, जैसे आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल, मैं झगड़ा पसंद नहीं करता। सब्जेक्ट आई के साथ डू लगेगा। ध्यान रखिए, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, आई के साथ डज नहीं लगाते। तो आई डू नॉट लाइक टू क्वेरल, कोई ये ना सोचे मैं तो अकेला हूं तो आई डज नॉट लाइक क्वेरल, गलत होगा, ठीक है। और देखो शी क्योंकि सिंगुलर है, तो शी प्रीफर्स, जैसा हमने सेंस में देखा एस लगा है, क्योंकि SHOXZ यानी शॉक जेड से हमारी वर्ब एंड नहीं हो रही है, तो सिंपल एस लगाया है हमने। शी प्रीफर्स कॉफी टू टी, चाय पर वो कॉफी को प्रीफर करती है। यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट, आप हमेशा शॉपिंग करते हैं उस मार्केट में। अब यहाँ पे शॉप एक वर्ब है, इसलिए हमने, और यू हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट लिया है। इसी तरह द पोएट राइट्स रोमांटिक पोएम्स, द पोएट इज सिंगुलर, तो राइट्स। डू यू लव टू लिसन टू द रियलिस्टिक सॉन्ग्स, क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट से पहले आ गया अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें आ गया सेंटेंस बनाना, तो अब हमें इजी लग रहा है। ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। अब यहाँ पे शॉक जेड के लेटर से खत्म हो रही थी वर्ब, इसलिए हमने क्या लगाया, यस, वेरी इजी। तो डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट? सिंपल। यहाँ हमने फिर से इंटरोगेटिव है तो वर्ब का हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया। और ये एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं और एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं एक सॉल्व करके कि किस तरह करना है। और याद रखिए बच्चों, ज्यादातर एग्जाम्स में इसी तरह से एक्सरसाइज देते हैं अप टू 10th कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको वर्ब का फॉर्म देखना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा बनना है, साथ में सबसे पहले आपको वो टेंस पहचानना। मैं एक बात बता दूं, आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स कभी गलत नहीं होगी, बल्कि आप अगर देखेंगे, अगर आपने टेंस को पकड़ लिया, टेंस को पहचान लिया, तो वो खाली स्थान है ना जो फिल ब्लैंक्स हैं, वो अपने आप चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोलेंगे मुझ में ये भरो, मुझ में ये फॉर्म्स भरो, मुझ में ये फॉर्म भरो। सिर्फ समझने की देर है। तो हमने इसमें क्या देखा कि यू इन दिल्ली हमको दे रखा है लिव, कौन सा टेंस है, अभी तो ऊपर लिखा ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू लिव इन दिल्ली, तो हमको वेयर पहले से ही दे रखा है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मैं क्या करूं, वेयर यू, मैंने पकड़ा यू तो प्लूरल है और इसकी फॉर्म्स कौन सी हैं, हेल्पिंग, डज और डू। तो डज तो लग नहीं सकता प्लूरल में, मैं लगाऊंगा इसमें डू, मैं लगाऊंगा इसमें डू। वेयर डू यू, अब एस लगाऊं या एस लगाऊं फर्स्ट फॉर्म के साथ, भाई साहब सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो अभी सर ने बताया प्लूरल में एस यस कुछ नहीं लगता, तो सिंपल मैंने लिख दिया वेयर डू यू लिव इन दिल्ली और मेरा सेंटेंस हो गया करेक्ट। तो बाकी के सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, बाकी के सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। तो आगे के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हमने सीखा है, अब हमारा प्रेजेंट में बचा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे इन तीनों को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।